हेलो दोस्तों। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स को कई कई नए नए तरीके के कुछ डाउट्स आ रहे हैं यूपीपीएससी एई के जो फॉर्म है, मेंस का जो फॉर्म है उसको फिल करने में। और कुछ ऐसे लेम क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को, बेकार की क्वेरीज को रेज ना करें। हमें फिर मजबूरन आपको ग्रुप से जो है रिमूव करना पड़ता है या कराना पड़ता है। देखिए, हमने जो ग्रुप बनाया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वो इस तरीके का व्हाट्सएप ग्रुप आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर का नहीं मिलेगा, जहाँ पर के सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स आकर के फ्रीली अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकें। यानी ये म्यूचुअल एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है। तो उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ही उसको यूज करें। उसको बेतरतीब तरीके से बेकार के क्वेश्चंस उसमें पोस्ट ना करें। अगर आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिल पा रहा है या जो बंदा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये मशवरा रहेगा कि आप प्लीज उसको डायरेक्टली कॉल कर लें, एज कंपेयर टू कि आप लगातार उसमें मैसेज पर मैसेज जो है सेंड किए जा रहे हैं ग्रुप में। अदर कैंडिडेट्स को भी इससे जो है प्रॉब्लम होती है, हमको भी प्रॉब्लम होती है, और जो ग्रुप का जो पर्पज है बनाने का, वो पर्पज फिर सॉल्व नहीं होता है। जहां वो ग्रुप बनाया गया है स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, फिर वो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है ग्रुप। तो प्लीज इस तरीके की एक्टिविटीज से अपने आप को बचाएं। लगातार उसमें बेकार के क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसे क्वेश्चंस लगातार ना डालें। हाँ, अगर आपके वाकई रियली कुछ डाउट्स हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स आपके डाउट्स को क्लियर करने की वहां कोशिश कर रहा है, तो प्लीज मैं ये कहूंगा कि आप लोग उनको डायरेक्टली कॉल कर लें। मुझे लगता है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। काफी क्वेरीज जो हैं मुझे देने की, क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टूडेंट्स खुद ही क्वेरीज को क्लैरिफाई कर देते हैं, क्योंकि उसमें काफी स्टूडेंट बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। काफी क्वेरीज को हम ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके हैं। चलिए, फिर भी एक शॉर्ट वीडियो इस उसके साथ कि आप लोग थोड़ा प्लीज जो है ग्रुप में डेकोरम बना करके रखें। एक शॉर्ट वीडियो फिर भी मैं डिटेल में यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ कि कैसे जो अक्सर अब जो क्वेरीज जो आनी शुरू हुई हैं स्टूडेंट्स की, वो आनी शुरू हुई हैं उनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस से, कि वो फॉर्म के फिलअप करने की प्रॉब्लम से उनकी क्वेरीज आना शुरू हुई हैं कि फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाएगा, क्या फॉर्म में क्वेरीज हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं ये फॉर्म ही पूरा लेकर के आपके लिए आ गया हूं कि आप इसमें किस तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही हैं। तो एक एक करके मैं उन क्वेरीज को आपके लिए सॉल्व करने की यहां पर देखिए कोशिश करता हूं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक प्रोटोटाइप फॉर्म है। आप यहां पर सिंपली, जाहिर सी बात है, यहाँ फोटो आपका लगा हुआ है। इस फोटो में आपको मालूम होना चाहिए कि जो फोटो है, ये फोटो शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। फोटो जो है सेल्फ अटेस्टेड होना है। सेल्फ अटेस्ट क्या मतलब क्या होता है कि देखिए, फॉर एग्जांपल ये अगर इतना फोटो है, तो यहां पर आप अपना इस तरीके से क्रॉस इस पर साइन करेंगे। क्रॉस साइन होकर के फिर आपका ये साइन जो है नीचे, उसके उन्होंने कहा है कि डेट भी मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आज की, आपको जिस डेट में भी आप इस फॉर्म को फिल, इस फोटो पर साइन कर रहे हैं, उस डेट के साइन फोटो पर या फोटो के नीचे आप करेंगे। ये क्लियर हुई। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, हर चीज लिख दी है गई, क्लियरली लिख दी गई है कि जो भी शैक्षिक अर्हताएं हैं आपकी, उनको क्लियरली आप जो है मेंशन करेंगे, उनको जो है क्लियरली आप फिलअप करेंगे। तमाम चीजों को देना जरूरी है ना। तो इसमें कोई ऐसी चीज, अगर आप इस जो शुरुआत की जो आपकी इंफॉर्मेशन है, इसको ही अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे, तो बहुत सारी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो आपको यहां से मिल जाएगा। फिर भी चलिए, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो देखिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं थी। नाम वगैरह सब ये खुद से लिखे हुए हैं, खुद से ये तमाम चीजें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब अपनी आपस खुद से लिखी हुई हैं। अभ्यर्थी के, देखिए यहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अभ्यर्थी के जन्म का स्थान। अब देखिए, अगर पिता के जन्म का स्थान, अब पिता के जन्म का स्थान अगर आपको ही नहीं पता है ठीक ठीक, तो आयोग को क्या पता होगा। तो आप जो जो परमानेंट आपका रेजिडेंस है, जो पता है कि हमारे फादर वहां परमानेंटली रहते थे जब आप पैदा हुए, उस गांव का नाम, उस शहर का नाम परमानेंट रेजिडेंस के तौर पर लिख सकते हैं। दूसरा, अगर फिर भी आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस, जहां के आप स्थायी निवासी हैं पिछले 20 साल से 25 साल से, आप वहां का नाम दे सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है ये, बहुत बड़ी
ऐसी चीज नहीं है कि अगर इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो आयोग आकर के ये कहेगा कि आपने ये गलत क्यों दे दिया। इन चीजों पर इंक्वायरी नहीं होती है, इंक्वायरी इन चीजों पे नहीं होती है। किन चीजों पे होती है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभ्यर्थी के पिता की राष्ट्रीयता, इस पर बड़े क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रीयता का मतलब सिंपल है, देखिए या तो इंडियन हो गए या इंडियन ओरिजिन के, रेयरली ही कोई स्टूडेंट होगा जो इंडियन ओरिजिन नहीं होगा जिसके फादर, रेयरली ही। तो इसमें कौन सी बड़ी चीज है, लोग यहां पर भी बड़े परेशान है कि राष्ट्रीयता में क्या लिखें। अरे राष्ट्रीयता जाहिर सी बात है, अभ्यर्थी के पिता की राष्ट्रीयता, अभ्यर्थी के पति पत्नी की राष्ट्रीयता, पिता की राष्ट्रीयता क्या होगी, जाहिर सी बात है इंडियन होगी, बाई बर्थ होगी ज्यादातर 99.99 केसेस में। हस्बैंड है, अगर कोई गर्ल कैंडिडेट मैरिड है तो हस्बैंड की राष्ट्रीयता जाहिर सी बात है यही होगी। अब यहां पर एक स्टूडेंट का बड़ा अजीब सा क्वेश्चन सुबह से परेशान कर रहा है, वो क्या अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म अथवा अधिवासन से भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है आपका भारतीय नागरिक हैं ऑलरेडी। अगर ये कहते यदि नहीं है तो पूरा विवरण दें। अगर आप यहां पर मेंशन करते कि वो भारतीय नागरिक नहीं है तो आप नहीं है की कंडीशन में आते और यहां पर विवरण देते कि क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम थी। जब है ऑलरेडी तो ऑब्वियस बात है ये कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। तो क्लियर, ये आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पर ही एक चीज और क्लियर करते हैं कि देखिए हर पेज पर इन्होंने अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने का यहां पर स्पेस दिया है। हर पेज पर आपको यहां पर साइन करने हैं, हर पेज पर आपको ये साइन करने का इन्होंने ऑप्शन दिया है, तो हर पेज पर आप साइन करके चलेंगे। क्लियर यहां तक, आगे बढ़ते हैं। क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं या नहीं है, तो यहां पर आप लिखेंगे यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की अगर शादी आप मैरिड हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर है पत्र व्यवहार के पते। अब मैं हर पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं इसलिए कि जिसको प्रॉब्लम है वो थोड़ा इसको देख ले, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो ना देखें। ठीक है, तो आपके दो रेजिडेंस हो सकते हैं, एक आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस हो सकता है, एक आपका परमानेंट एड्रेस हो सकता है। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका परमानेंट एड्रेस आप पुराने कहीं गांव या किसी शहर के रुके हुए हैं, बट आप 10-20 साल से कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं, आपकी वोट आज भी वहीं पुरानी जगह पर आती है, आपका गांव पैतृक घर जो है गांव में है या दूसरे शहर में है, लेकिन आप चाहते हैं कि आयोग जब आपसे कोई पत्राचार करे तो इस एड्रेस पर करे। फॉर एग्जाम्पल आप हैं यूपी के, आप रह रहे हैं महाराष्ट्र में, तो हो सकता है कि आपको अगर कोई पत्राचार होगा तो महाराष्ट्र से यूपी में जाने में प्रॉब्लम होगी आपको, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर परमानेंटली तो मैं यूपी का हूं बट मुझे आयोग पत्राचार महाराष्ट्र में करे या केरला में करे। तो जहां भी आप चाहते हैं वहां पर पत्राचार का एड्रेस वो डाल सकते हैं। फिर यहां पर बड़ी लोगों को प्रॉब्लम है कि हाई स्कूल, जाहिर सी बात है हाई स्कूल किया है आपने, यूपी बोर्ड से किया है, आईसीएसई बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया है या किसी यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया है, अगर नहीं आ रहा है उसमें उस बोर्ड का नाम तो अदर्स लिख करके काम चलाएं, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां पर सब्जेक्ट्स के नाम लिख सकते हैं। फिर है इंटरमीडिएट। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने इंटर नहीं किया होता है, जिन्होंने जो डिप्लोमा किया होता है, तो आप क्या कर सकते हैं वहां पर डिप्लोमा आप मेंशन कर दें कि मैंने डिप्लोमा किया है और यहां पर उसकी पूरी डिटेल्स दे दें, यूपी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से किया है डिप्लोमा या किसी और बोर्ड से किया है, उस तरीके से आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर देखिए यहां पर एक चीज है स्नातक की, इस फॉर्म में जब आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होंगे तो एक जगह पर है स्नातक के डॉक्यूमेंट अपलोड करो, दूसरी जगह पर है क्वालिफाइंग एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। तो देखिए इस केस में दोनों जगह पर आपको सेम ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यानी ग्रेजुएशन वाली जगह पर भी आपको वही स्नातक के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यानी बीटेक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अपलोड करने हैं, और क्वालिफाइंग एजुकेशन में भी आपको बीटेक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के करने हैं। क्यों है ऐसा, क्योंकि देखिए ये फॉर्म कॉमन फॉर्म है आयोग के सभी एग्जाम्स का। कुछ एग्जाम्स में क्या होता है, जैसे लोअर सबऑर्डिनेट है उसमें कुछ वैकेंसियां फिक्स होती हैं लॉ वालों की, तो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग तो वो किसी भी कंपटीशन में एलिजिबल है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक दूसरी भी जिसमें लॉ वाले सिर्फ एलिजिबल है उसमें भी अगर अपने आप के एप्लीकेंट भरना चाह रहे हैं तो वहां पर वो क्वालिफाइंग एग्जाम की तौर पर लॉ का सबूत देंगे कि मैं लॉ भी किए हुए हूं, है ना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लॉ तो कर लिए हैं लेकिन बीए करके लॉ किए हैं, तो बीए तो हो गई उनकी ग्रेजुएशन,
बट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या हो गया, लॉ हो गया, अगर कोई लीगल सर्विसेज में वो आयोग भर्ती कर रहा है। क्लियर हो गई ये चीज, इसलिए दे रखा है आपके केस में, बीटेक के केस में, सिविल मैकेनिकल केस में, दोनों जगह भी आपको बीटेक सिविल मैकेनिकल के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो सिंपल है, देखिए आपको बीटेक की ये मिनिमम है इतना अपलोड करना, बीटेक की फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट और बीटेक की फाइनल डिग्री अगर आपकी आ गई है तो। डिग्री नहीं आई है तो आप सिर्फ मार्कशीट अपलोड करके भी काम चला सकते हैं, जब आई ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। तो सिर्फ मार्कशीट अपलोड करके भी काम चला सकते हैं। बात आती है क्रमांक की, सर्टिफिकेट नंबर की। सर्टिफिकेट नंबर उस पर दे रखा है तो भर दें, नहीं दे रखा है तो ना भरें। सर्टिफिकेट नंबर कभी कभी क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, आप पूरा अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म भी भर सकते हैं, सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म भी भर सकते हैं। सिर्फ ये चेक किया जाएगा जब आप मेंस एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो चेक किया जाएगा कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है आयोग को उस वक्त वो सही है कि नहीं है। यानी जो इंफॉर्मेशन दें वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करा करके दें, डॉक्यूमेंट्स की कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही होनी चाहिए। आपने फॉर एग्जाम्पल आपकी मार्कशीट पर क्रमांक लिखा हुआ BU31305, आपने 31305 लिख दिया सिर्फ तो भी सही है, वो चेक करेंगे कि साहब 3U30375 लिख दिया है हमने, सही है ना। तो ये है। फिर यहां पर देखिए, फिर अगेन सिग्नेचर करने हैं इस पोजीशन पा करके, फिर यहां सिग्नेचर करने हैं। ध्यान रहे हर पेज पर इन्होंने सिग्नेचर का प्रोविजन रखा है। आ जाइए यहां पर, ये कोई चीज नहीं है। यहां होम मेकर, एक कैंडिडेट बड़ा परेशान था कि होम मेकर भरना है कि नहीं भरना है। अरे भाई होम मेकर भर दो, मदर जॉब में हो तब भी भर दो, परमानेंट जॉब में नहीं हो बस, कौन पूछ रहा है। होम मेकर, अगर आप जॉब नहीं है उनके पास तो होम मेकर हो गई, अदर्स भरने का क्या मतलब है ना। उसके बाद में आप अगर कहीं पर प्राइवेट जॉब में भी हैं तो आप यहां पर अपनी उस जॉब का ब्यौरा यहां दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, कोई जरूरी भी नहीं है दें। प्राइवेट का इतना मैटर नहीं करता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन दे देंगे तो कोई बुराई नहीं है। मेन है गवर्नमेंट सर्विसेज वाले लोगों की, तो यहां पर देखिए गवर्नमेंट सर्विसेज वाले लोगों के लिए स्पेशली दिया हुआ है। और जब फॉर्म भर रहे होंगे तब भी एक जगह स्पेशली उन्होंने पूछा है, जहां कोर्ट केसेस के बारे में पूछा है वहीं पर गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी पूछा है कि आप किसी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रेगुलर जॉब में है कि नहीं। तो आप अगर कोई रेगुलर कर्मचारी नहीं है, यहां पर नियमित कर्मचारी, यहां पर ये लाइन कौन के लिए है, ये थर्ड पॉइंट सिर्फ उनके लिए है जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या किसी स्टेट गवर्नमेंट के। अगर आप परमानेंट कर्मचारी सरकारी संस्थाओं के नहीं हैं तो इसमें आपका आएगा नहीं और यहां पर आपको कुछ नहीं भरना है। जो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके लिए यहां पर आएगा यस हूं, और यहां भरना है कि मैंने, यानी यहां पर आपसे एनओसी नहीं मांगी गई है। अभी ध्यान दें, यहां पर आपको एनओसी नहीं मांगी गई है, मांगा क्या गया है कि आपने अपने ऑफिस को इंटीमेट किया है कि नहीं किया है कि साहब मैंने ये फॉर्म भर रखा है, मैं इस फॉर्म में मेंस एग्जाम में बैठने जा रहा हूं। आपसे मांगा गया है कि आप प्लीज अपने ऑफिस को इंटीमेट कर दीजिए और उनसे कह दीजिए कि मुझे एनओसी रिलीज कर दी जाए। आफ्टर सम टाइम दे विल रिलीज एनओसी टू यू एंड यू विल प्रोड्यूस दिस एनओसी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और व्हेन एवर आयोग आस्क्ड। जब भी आयोग आपसे मांगे, ऑब्वियस बात है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जरूरत पड़ेगी तो आप उस वक्त एनओसी दें, और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग्स। ये एनओसी वगैरह की जरूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो एनओसी दें। यहां पर फिर लोगों को बड़ी प्रॉब्लम, संलग्नों की संख्या। संलग्नों की संख्या क्या है, यहां पर आपने कितने डॉक्यूमेंट्स लगाए अदर देन फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल बीटेक की मार्कशीट, डिग्री, हाई स्कूल की मार्कशीट, डिग्री। अब कुछ लोगों के पास क्या होता है कि हाई स्कूल की डिग्री और मार्कशीट एक में ही होती है, तो जाहिर सी बात है डिग्री और मार्कशीट की जगह पे आप सेम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। 12th की मार्कशीट एंड डिग्री, आपने कोई और भी अगर कोई मार्कशीट डिग्री, जैसे आपका फॉर्म में देखिए ध्यान दें, यहां पर कुछ लोगों ने मेरी वीडियो पे भी कमेंट किया था कि इसमें तो ऐसा नहीं दिया गया। देखिए फॉर्म में ये नहीं कहीं भी अपलोड कराया गया आपका रेजिडेंशियल प्रूफ। रेजिडेंशियल प्रूफ यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका फॉर्म में कहीं नहीं अपलोड कराया गया है, बट आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ भेजना है। ध्यान दें,
अगर आप किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं तो यू शुड सेंड बाई पोस्ट द डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलोंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। और उस फिर यहां पर आपको लिख देना जितने भी ये डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, जैसे आपके 10 हो रहे हैं या 15 हो रहे हैं या 20 हो रहे हैं, हो सकता है आपने बीटेक की सभी डिग्रियां लगा दी हो, सभी मार्कशीट लगा दी हो, तो हो सकता है ये आपके 25-26 की तादाद पहुंच जाए, तो वो यहाँ पर लिख देंगे 21, 25 व्हाट्सएवर जो भी आपको लिखना है वहां लिख देंगे। यहाँ पर डेट डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट डाल देंगे, यहाँ पर साइन करेंगे, आप जो है फॉर्म को भेज देंगे। देखिए इसका प्रूफ यहां भी देख सकते हैं कि ये लिख दिया है उन्होंने कि आपको अपना डोमिसाइल भेजना है। देखिए यहां पर मैंने कहीं पढ़ा था कि अभ्यर्थियों ने उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी उप श्रेणी में दावा किया है। यहां पढ़िए, आरक्षित श्रेणी या उप श्रेणी में दावा किया है। यहां पर शैक्षिक अर्हता के बाद में यहां देखिए आरक्षित श्रेणी या उप श्रेणी में दावा किया है। इस पुष्टि में इस आवेदन पत्र के साथ नवीनतम साधनानुसार निर्धारित प्रारूप जो इसमें दिया गया है प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित प्रवित्तियां अवश्य संलग्न करें, उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं कि अगर आपने किसी कैटेगरी में फॉर्म को फिल किया है, वहां सिर्फ नहीं मांगा गया है सिर्फ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी मांगा गया है, डोमिसाइल नहीं मांगा गया है, आप यहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ में भेजेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, तो वहां पर किसी स्टूडेंट ने बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट लिखा। देखिए जरूरी नहीं है हर डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पर भेजना है, साफ लिख दिया है आयोग ने। और यहां पर क्या लिख रहे हैं, यहां पर है बाय द वे, ये तो ये वो फोटो है जो साथ में आ रहा है प्रिंट होकर के इसके, यहां पर आपको नवीनतम पाठोर तो प्रमाणित चिपकाएं तथा हस्ताक्षर भी करें, ठीक है। तिथि सहित ये भी लिखा है कि डेट भी होनी चाहिए फोटो पर जब आप हस्ताक्षर कर रहे हो। तो आई थिंक यहां तक ये सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप लोगों को अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर हमें क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी आपके लिए फिर उन सॉल्यूशंस का थोड़ा बहुत आपका सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो मुझे लग रहा है कि आपकी तमाम सॉल्यूशंस का हमने जवाब, प्रॉब्लम्स का जवाब यहां पर दे दिया है ना, तमाम प्रॉब्लम्स का जवाब हमने यहां पर दे दिया है। तो आप जो है प्लीज अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहां पर आपका हो चुका है। आई थिंक एवरी सॉल्व हैज बीन सॉल्व। तो थैंक यू वेरी मच।